स्वागत है बाबू आप सभी का हमारे करंट अफेयर क्लास में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने जा रहे हैं जो यूपीएससी, पीसीएस सहित सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड यानी मौद्रिक नीति से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम यानी बैंकिंग प्रणाली और लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी तरलता प्रबंधन से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि हाल ही में खबर निकल के आई कि आरबीआई लगभग 72,300 करोड़ रुपए बैंकिंग प्रणाली में डालने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग न्यूज़पेपरों में आपको अलग अलग ये आंकड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये आंकड़े नहीं है कि कितना रुपया बैंकिंग प्रणाली में डाला गया। ये फैक्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पैसे को डालने का क्या प्रभाव होगा और किस मजबूरी में आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली में ये पैसे डालने पड़े और किस विधि के द्वारा डाला गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। न्यूज क्या है कि आरबीआई टू कंडक्ट ₹1 लाख करोड़ 3-day वीआरआर ऑक्शन ऑन जून 19। अब क्या है वीआरआर ऑक्शन? क्या है ये हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें जानना चाहिए और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है वीआरआर के बारे में। आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, हम डिटेल में वीआरआर के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या मजबूरियां रही कि आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा और उसका प्रभाव क्या होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। इससे संबंधित सवाल यूपीएससी जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में पूछता है, तो बहुत कंसंट्रेट करके इसे आप सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि लिक्विडिटी क्या है। पहले ये एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी यानी हिंदी में इसको तरलता कहते हैं। तरलता क्या होता है? बेसिकली मुद्रा की भाषा में जो पैसे का हम लेन देन करते हैं साधारण भाषा में उसे तरलता कहते हैं। यानी अगर कुछ लेना है तो बदले में हम कुछ भी जो आसानी से दे सकें और किसी भी वस्तु को परचेज कर सके उसे तरलता कहते हैं। जैसे अगर हम कहें सबसे ज्यादा तरल क्या है, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी नोट में होता है, पैसे में होता है, करेंसी में होता है। यानी कि हम किसी को करेंसी देते हैं और तुरंत कोई भी वस्तु ले लेते हैं बिना किसी ज्यादा वक्त लगाए, बिना किसी हस्तक्षेप के। उसके बाद तरलता किस में होता है? तो तरलता आप देखते हो कि आपके करंट अकाउंट में हो सकता है, आपके सेविंग अकाउंट में हो सकता है, आपके जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हो ये भी एक तरलता का पार्ट है। यूपीआई से पेमेंट करते वक्त कई बार क्या होता था कि जब हम ओटीपी डालते थे तो सर्वर पे लोड पड़ने के कारण वो पेमेंट नहीं हो पाता था और हम सामान नहीं खरीद पाते थे। कई बार हम खुद को बेइज्जत महसूस भी करते थे सामान लेने के बाद। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। तो अब ये क्या है? ये तरलता कम है उसकी, यानी रुकावट है, यानी उसकी लिक्विडिटी कम है। अब उसकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने यूपीआई लाइट जारी किया। यानी आप यूपीआई लाइट में पैसा रखिए, पिन डालने का झमेला ही खत्म, यानी उसकी तरलता बढ़ा दी गई। तो बेसिकली तरलता क्या होती है कि बाजार में कुछ किसी भी वस्तु का विनिमय करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए हम उस चीज का इस्तेमाल करें जिसके माध्यम से बिना रोक टोक खरीदारी हो सके, उसे तरलता कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम साधारण भाषा में अगर लिक्विडिटी या तरलता को परिभाषित करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध नगद धन को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। क्योंकि अगर बैंकिंग प्रणाली में अगर आपका रुपया जमा है और आप गए बैंक से रुपया निकाल के ले आए तो उस रुपये से कुछ भी खरीदिए, बिना रोक टोक खरीद सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। अब अगर बाजार में तरलता अधिक हो, यानी तरलता हो बाजार में, लिक्विडिटी हो,
तो उसका असर बाजार पे क्या होता है? तो हमें आसानी से लोन मिल जाते हैं, यानी ऋण मिल जाते हैं, सस्ते दरों पे ऋण मिल जाते हैं। ब्याज दरों पर दबाव कम होता है, यानी ब्याज दर बहुत ज्यादा नहीं लगता है, कम ब्याज दर पे हमें आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जब आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, आप मान लीजिए कि आपके पॉकेट में पैसा है, तो क्या करोगे आप कुछ भी सामान जाके खरीद सकते हो। तो इससे क्या होगा, खरीदारी बढ़ेगी, यानी बाजार में तेजी आती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। इसलिए बाजार में तरलता बहुत जरूरी होता है। और अगर ये तरलता कम हो बाजार में, तो क्या होगा, मान लीजिए करेंसी की कमी हो जाएगी, नोटों की, पैसों की कमी हो जाएगी। इससे बाजार में क्या हो सकता है, जो ऋण है यानी लोन है, वो लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक लोन कैसे देंगे, नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। तो नहीं देंगे तो आपके पास भी पैसा नहीं रहेगा। और अगर बैंकों के पास लोन कम है, तो हम लोग बाजार का नियम जानते हैं कि जो चीज कम होगी वो चीज महंगी होगी, और जो चीज ज्यादा होगी वो चीज सस्ती होगी। तो बैंकों के पास अगर तरलता कम है, तो जाहिर सी बात है वो महंगा होगा। तो करेंसी अगर महंगा हो रहा है, धन अगर महंगा हो रहा है, तो धन की कीमत क्या, उसकी ब्याज दर। तो अगर बैंक लोन देंगे तो क्या करेंगे, महंगे ब्याज दर पे लोन देंगे, यानी ब्याज दर बढ़ सकता है। और ब्याज दर बढ़ सकता है तो लोग क्या करेंगे, कम से कम लोन लेंगे, यानी बाजार में भी तरलता कम हो सकती है, लिक्विडिटी कम हो सकती है। इसका असर बाजार पे क्या पड़ेगा, बाजार पे असर इसका नकारात्मक पड़ेगा, यानी लोग खरीदारी कम करेंगे, और लोग खरीदारी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब लोग खरीदारी ही कम कर रहे हैं, तो बाजार में जो प्रोडक्शन है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाजार स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, लोगों का मुनाफा गिर जाएगा, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो हम ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या भारतीय बाजार में समस्या आने वाली थी जिसको आरबीआई ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो देखिए, हाल ही में खबर निकल के आई कि जो कंपनियां हैं वो अपना एडवांस टैक्स जमा कर रही हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना एडवांस टैक्स पेमेंट कर रही हैं। अब एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, तो कंपनियों को अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने पड़ेंगे। पैसा तो बैंक में होता है, मान लीजिए कि एक बैंक है, उसमें कंपनियों का पैसा पड़ा हुआ है। अब कंपनियों को सरकार को टैक्स पे करना है, तो सरकार को टैक्स पे करने के लिए वो क्या करेंगी, वो उन्हीं बैंकों से तो पैसा निकाल के सरकार को देंगी। तो जब बैंकों से पैसा निकाल के सरकार को देंगी, तो जो बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा क्या हुआ, वो तो सरकार के पास चला गया। तो बैंकों के पास क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई, यानी तरलता की, लिक्विडिटी की कमी हो गई। और तरलता की कमी होने से क्या होगा कि बैंक अब आगे जब लोन देने की बात होगी, तो वो लोन का इंटरेस्ट रेट जो है यानी ब्याज दर हाई कर देंगे। और जब बैंक ब्याज दर हाई कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग लोन लेने में हिचकेंगे, और बाजार में भी तरलता कम हो जाएगी। ऐसे में पूरा व्यापार इफेक्टेड होगा, और व्यापार स्लो हो जाएगा, बाजार स्लो हो जाएगा। ऐसे में अब आरबीआई को इसमें मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के तहत जब जब इस तरलता की समस्या बाजार में आती है, चाहे तरलता अधिक हो जाए तो भी नुकसान है, और तरलता कम हो जाए तब भी नुकसान है। तो इन दोनों ही कंडीशन में उस लिक्विडिटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। इसे आप लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो बैंकिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, उसी बैंकिंग चैप्टर में जहां पे आप लोग रेपो रेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वहीं पे इस वीआरआर को भी मेंशन कर लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आरबीआई क्या करता है, उस तरलता को मैनेज करता है। अब हुआ क्या कि इस एडवांस टैक्स को जमा करने के चक्कर में कंपनियों ने बैंकों से पैसा सरकार को जमा कर दिया, और बैंकों के पास क्या हो गया, तरलता की कमी हो गई।
अभी 15 जून को खबर निकल के आई कि जो ये 1.1 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी थी सरप्लस में, वो अगले ही दिन 16 जून को 23,881 करोड़ घट के हो गई। यानी कि बड़ी मात्रा में बैंकों से पैसा सरकार को टैक्स के रूप में पे किया गया और बैंकों के पास पैसे की कमी हो गई। अब समस्या आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि कमी हो गई तो लोन का ब्याज दर बढ़ जाएगा, मार्केट स्लो हो जाएगा क्योंकि बाजार में तरलता कम हो जाएगी। अब इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो आरबीआई अगर सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो क्या करता है? आरबीआई रेपो रेट वगैरह के माध्यम से, सामान्य परिस्थितियों में रेपो रेट वगैरह के माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता बढ़ा देता है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां एडवांस टैक्स पे करने के चक्कर में अचानक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि बैंकों के पास से तरलता कम हो गई। ऐसे में एक हथियार आरबीआई के पास है जिसे वीआरआर कहते हैं। ये हथियार क्या है? इसको वेरिएबल रेट रेपो या फिर कहीं कहीं आपको वेरिएबल रेपो रेट भी देखने को इसका नाम मिलेगा। इस हथियार का इस्तेमाल इस बार आरबीआई ने किया है। क्या है ये हथियार? इस हथियार में जब आप लोगों ने बैंकिंग प्रणाली में रेपो रेट के बारे में पढ़ा होगा तो रेपो रेट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है यानी जो ब्याज दर होता है जिस पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वो पहले से फिक्स होता है। लेकिन इस वीआरआर में वेरिएबल लगा हुआ है, यानी कि ये पहले से फिक्स नहीं है। प्रक्रिया सेम है, जो आपने रेपो रेट में पढ़ा था सेम प्रक्रिया वीआरआर के लिए है। बस दोनों में फर्क क्या है? रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स होता है कि भैया 5.5% पे हम बैंकों को पैसा देंगे, जिस बैंक को पैसा चाहिए आए 5.5% पे ले जाए। यानी कि अगर बैंकों को पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई से उस ब्याज दर पे वो पैसा लेके आते हैं। और मान लो कि आरबीआई सोचता है कि नहीं नहीं मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, बैंकों को अब पैसा नहीं देना है, तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है, भैया हम 7% पे देंगे। बैंक पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, इतना महंगा हम नहीं लेंगे, तरलता कम हो जाती है। तो रेपो रेट को जैसे हथियार बना के आरबीआई बाजार की लिक्विडिटी को मैनेज करता है, वैसे ही अगर शॉर्ट टर्म में यानी कि 3 दिन के लिए अगर मैनेज करना हुआ तो आरबीआई क्या करती है? वेरिएबल रेट रेपो का प्रयोग करती है। जैसे अभी आरबीआई ने 3 दिन के लिए क्या किया है कि वीआरआर के माध्यम से बैंकों को तरलता उपलब्ध कराने का इसने बीड़ा उठाया है। अब इसमें क्या है कि रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट फिक्स है, लेकिन वीआरआर में ऑक्शन लगेगा। यानी ऑक्शन क्या होता है बेटा? मान लो कि जैसे आरबीआई ने कहा कि भाई हमें इतना करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा है, जिसको लेना है ले ले, जिस बैंक के पास तरलता कम है वो ले ले। मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए कि 50,000 करोड़ आरबीआई कह रहे हैं कि हम 50,000 करोड़ रुपए तुम्हें देंगे, हमारे पास उपलब्ध है, इसको हम देंगे। अब जो सारे बैंक बैठे हुए हैं, ऑक्शन होगा। ऑक्शन यानी नीलामी होगी कि इतना पैसा पड़ा है, कौन कितने परसेंट के ब्याज दर पे लेगा। मान लो एसबीआई ने कहा कि हम 5.30% के ब्याज दर पे लेंगे, पीएनबी ने कहा हम 5.28% के ब्याज दर पे लेंगे, एचडीएफसी ने कहा 5.32% के ब्याज दर पे लेंगे। आरबीआई कहेगा ऐसा है, एचडीएफसी ने सबसे ऊंची बोली लगाई है, इसलिए ये हम 50,000 करोड़ हम एचडीएफसी को ट्रांसफर करेंगे 3 दिन के लिए 5.32% के ब्याज दर पे। तो इस तरह से आरबीआई क्या करता है? वीआरआर के माध्यम से ऑक्शन कराता है। एक टूल है, हथियार है वीआरआर। इसको वहीं पे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा जहां आप लोगों ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि पढ़ा है, एचडीएफ वगैरह पढ़ा है, वहीं पे आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा वीआरआर को। और अंतर क्या है? रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट फिक्स है कि आरबीआई कहता है ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है, जिस बैंक को तरलता चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, इस इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा ले लो।
लेकिन यहाँ पे क्या है, आरबीआई बोली लगवा रहा है, नीलामी कर रहा है कि जिसको चाहिए नीलामी में आओ, नीलामी में पार्टिसिपेट करो, और जो सबसे ज्यादा नीलामी में बोली लगाएगा उसको ये पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा, जो बाजार से तरलता कम हुई है वो लिक्विडिटी बाजार में वापस आ जाएगी। बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या करेंगे, उसे बाजार में छोड़ेंगे। बाजार में छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो पैसा लोगों के पास आएगा, लोन सस्ते होंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। जरूर, अब देखो ना, अब होता क्या है, मान लो मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मुझे एक मशीन खरीदनी है। अब मशीन खरीदने के लिए मैं जाऊं और मुझे पता चले कि अरे लोन पे तो ब्याज दर बढ़ गया है, तो मैं क्या कहूंगा, छोड़ो यार मशीन नहीं लेता हूं। अब मैंने मशीन ना लेने का जो डिसाइड किया, उसका असर क्या हुआ, मशीन जो कंपनी बना रही है उसको मुनाफा नहीं हुआ, जो उस मशीन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा उसको मुनाफा नहीं हुआ, यानी कि पूरा बाजार इफेक्ट हुआ। लेकिन अगर यही ब्याज दर कम है, और ब्याज दर कम है और मैं मशीन खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, यार अभी ब्याज दर कम लग रहा है, चलो अभी मशीन खरीद लेते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से मैनेज भी करना हुआ तो चल के मशीन खरीद के ले आते हैं। अब इससे क्या हुआ, मशीन बनाने वाली कंपनी को फायदा, ट्रांसपोर्टेशन वाले को फायदा, लेबर को फायदा, यानी पूरी बाजार चल निकली। इसलिए आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करता है, न ज्यादा कम होने देता है न ज्यादा होने देता है। क्या बाजार की परिस्थिति कैसी है उसके हिसाब से आरबीआई डिसीजन लेता है। यहाँ पे रेपो रेट और वीआरआर का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इस कंपैरिजन को नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि रेपो रेट में फिक्स्ड रेट रहता है, यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स है, इसमें वेरिएबल होता है, इसमें आरबीआई पहले से इंटरेस्ट रेट यानी दर तय करके रखता है कि किस रेट पे वो देगा रेपो रेट में, जबकि वीआरआर में नीलामी के माध्यम से, ऑक्शन के माध्यम से तय होता है कि किस परसेंट पे, कितने परसेंट पे, कितने परसेंट के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। यहाँ रेपो रेट सामान्य लिक्विडिटी टूल है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो वीआरआर है ये टेम्पोररी लिक्विडिटी टूल है। यानी कि ये कंपैरिजन इसलिए भी जरूरी है कि कई बार यूपीएससी पीसीएस में पूछ लेता है कि इसमें कौन सा है जो ऑक्शन द्वारा तय होगा, पूछ लेगा कौन सा है जो पहले से फिक्स होता है, पूछ लेगा कि कौन सा है जो टेम्पोररी है और कौन सा है जो सामान्य लिक्विडिटी टूल है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अगर वीआरआर आप देख रहे हैं तो आप रेपो रेट, एमएसएफ रेट इत्यादि के बारे में भी जरूर एक बार पढ़ लें, एक बार जान लें। अच्छा, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त रेपो रेट के बारे में जानकारी लिया होगा, अपने क्लास में पढ़ा होगा रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, लिक्विडिटी बैंकों के पास कम है और आरबीआई बैंकों को पैसा दे रही है एक फिक्स रेट पे। आरबीआई किसको दे रही है, बैंकों को। बैंकों को आरबीआई क्या कर रही है, लिक्विडिटी उपलब्ध करा रही है, पैसा दे रही है एक फिक्स ब्याज दर पे। और जब कभी बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे होते हैं, बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे होते हैं। और आरबीआई ऐसा क्यों करता है, उस लिक्विडिटी को सोखने के लिए, कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो ज्यादा पैसा बाजार में छोड़ देंगी, तो सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, और जब सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वस्तु कम हो जाएंगे, खरीदार ज्यादा हो जाएंगे। तो एक ही वस्तु को खरीदने वाले जब कई लोग हो जाते हैं तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है। और जब महंगाई बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो बैंकों को कंट्रोल करती है। कैसे, पहले रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से करती थी और अब अन्य तरीकों से एचडीएफ रेट वगैरह के माध्यम से करती है। लेकिन ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि आरबीआई बैंकों से पैसा सोख ले। अब सोखने का तरीका क्या है,
आरबीआई कहती है जिस बैंक के पास पैसा पड़ा है मेरे पास जमा करा दे, बदले में मैं इतना ब्याज दर दूंगा, यानी इतना रुपया इतना परसेंट के हिसाब से ब्याज दूंगा। अब बैंकों को लगता है यार आरबीआई के पास सेफ गेम है, हमें इतना परसेंट का ब्याज मिल ही रहा है तो क्यों मार्केट में रिस्क ले। इस तरह से आरबीआई क्या करती है, बाजार से पैसा सोख लेती है बैंकों के माध्यम से रिवर्स रेपो में। तो देख रहे हो रेपो में आरबीआई से बैंकों को पैसा जा रहा है, रिवर्स रेपो में बैंकों से आरबीआई को पैसा जा रहा है। वैसे ही जो वीआरआर है, वेरिएबल रेपो रेट, इसमें आरबीआई से टेम्पोररी तौर पे बैंकों को पैसा जा रहा है, और ठीक इसका उल्टा है वीआरआरआर, यानी कि ये जो वेरिएबल रेपो रेट है उसका ठीक उल्टा है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होगा, इसमें टेम्पोररी तौर पे आरबीआई बैंकों से पैसा सोखता है और बैंक आरबीआई को पैसा जमा कराते हैं। वीआरआर में बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं और वीआरआरआर में बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। तो ये कुछ बहुत बारीक चीजें हैं जिसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। एग्जाम में कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब एक आपके लिए मैंने एक पीपीटी पे इस पे रखा हुआ है क्विक रिवीजन के लिए कि अगर बाजार में पैसा छोड़ना हो यानी बैंकों के पास पैसा इंजेक्ट करना हो तो आरबीआई क्या करती है, अपने टूल रेपो रेट का इस्तेमाल करती है, यानी रेपो रेट के माध्यम से बैंकों के पास पैसा तरलता बढ़ाती है, लिक्विडिटी आरबीआई बढ़ाती है। वीआरआर के माध्यम से तरलता बढ़ाती है, इंजेक्ट यानी कि बैंकों के पास बढ़ाती है। एमएसएफ के माध्यम से इंजेक्ट यानी कि बैंकों के पास तरलता आरबीआई बढ़ाती है। वहीं अगर आरबीआई को पैसा सोखना हो, ऑब्जॉर्ब करना हो, तो क्या करती है, कौन कौन से टूल हैं उसके पास, तो जैसे आप रिवर्स रेपो रेट देख रहे हैं, आप वीआरआरआर देख रहे हैं या एचडीएफ देख रहे हैं, इसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, बैंकों के पास पड़े हुए पैसों को सोख लेती है ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। और जब महंगाई कंट्रोल में हो जाती है तो ये अपना दूसरा हथियार आरबीआई छोड़ती है, यानी रेपो रेट वगैरह एमएसएफ रेट के माध्यम से बैंकों को पैसा देती है कि अब लिक्विडिटी बढ़ा दो ताकि फिर से बाजार में तेजी आ जाए। तो ये कुछ आज का न्यूज था, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे मेंशन है कि रेपो रेट आरबीआई बैंक को देता है, रिवर्स रेपो रेट बैंक आरबीआई को देता है, वैसे ही एमएसएफ, वीआरआर, वीआरआरआरआर, एसडीएफ, इन सबको एक नजर आप लोग देख लीजिए। अब यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से अगर आपको मेंस में वीआरआर के बारे में पूछ लेता है तो आपको जो कंक्लूजन देना है वो क्या देना है कि वीआरआर आरबीआई के मौद्रिक नीति का एक टूल है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से टेम्पररी तौर पे आरबीआई बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करता है। अब ये लिक्विडिटी कितना भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि आपको अलग अलग न्यूज में अलग अलग फिगर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सके 1 लाख करोड़, कभी हो सकता है 2 लाख करोड़ हो जाए, कभी 50,000 करोड़ हो जाए, वो एक एग्जाम्पल है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, वीआरआर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कि कैसे बाजार में तेजी लाने के लिए बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब महंगाई बढ़ जाए तो कैसे आरबीआई बैंकों से पैसा सोख के और उस महंगाई को कंट्रोल करती है। तो ये कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी, ये कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। होप कि ये करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम मिलते हैं
नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ बहुत डिटेल में। ऐसे ही एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम कठिन नहीं होता है, बस आपको जरूरत होती है उसकी बारीकियों को समझने का, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का, और एक बार आप इन बातों को समझ जाते हैं तो जीवन में आपको फिर दोबारा कोई कठिनाई नहीं होती, इन विषयों को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।